हाय स्टूडेंट्स, जेई नीट सीरीज के इस पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें गिवन है व्हेन अ रिजिड बॉडी एक्सप्लोड्स इनटू फ्रेगमेंट्स। रिजिड बॉडी थी, वो एक्सप्लोजन हो गया। अब हमें पता है कि एक्सप्लोजन जो है इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ है, और इंटरनल फोर्सेज लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करते, बट हाँ काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देंगे, बिकॉज सिस्टम ये रेस्ट में था एंड नाउ द फ्रेगमेंट्स आर मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। सो अगर ऑप्शंस को देखें, इट्स लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज, यस राइट है। इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, ये अपने पास में अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे गिवन है इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज। यहाँ पे देखिए गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज, वो सही है, सभी पॉइंट्स के अबाउट नहीं हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। तो मान लीजिए ये फ्रेगमेंट्स अपने पास में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये था, उसके बाद में ये इस तरीके से दो फ्रेगमेंट्स चले गए। अब होगा क्या, जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सीधा नीचे ही आएगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सीधा नीचे आएगा। अब अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही देखेंगे तब तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क है mg का अबाउट COM वो जीरो हो जाएगा, और टॉर्क जब जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट हाँ अदर देन सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है उसके अबाउट देखें, तो इसके अबाउट तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा mg का, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लीनियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज, वो सही है, अगर वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आंसर आ जाने चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट अपने पास में करंट का एक क्वेश्चन है। इसमें गिवन है 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, फिर 2 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम, 2 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम एंड 4 ओम, और 5 ओम से करंट कैलकुलेट करना है। देखो इस सिस्टम को अगर देखें तो इस सिस्टम में ये दोनों बैटरीज जो हैं वो अपने पास में अपोज कर रही हैं, ये 2 वोल्ट इधर और ये 2 वोल्ट इधर। तो ओवरऑल बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे को ही कैंसिल कर दिया। इस ब्रांच में अगर देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो नेट EMF कितना है, 0 हो गया, तो हमने उसको रिमूव कर दिया और हमने बनाया कि 2 and 1 3 ओम, ऐसा हो गया। नाउ दिस 12 वोल्ट बैटरी एक रह गई आपके पास में, 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस देखेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 × 3/5 + 3 15/8 + 2 + 4 6 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया आपका 63/8, ये आ गया। अब देखो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो 12 / 63/8, ये करंट निकलेगी। ये करंट जब यहाँ पे जाएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, इधर और इधर। अब करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होती, याद होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। So now we need to find the current I1. So this I is divided into two parts, I1 and something, let's say I2. So हमें कैलकुलेट करना है I1, इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो I1 कितना होगा, I इंटू 3/3 + 5, ऐसा हो जाएगा 3/8। सो I कितना था, 12 × 8/63, 12 × 8/63, और ये रेशियो कितना आ गया, 3/8। इसको सोल्व करेंगे तो 4/7 एम्पियर आ रहा है, तो इससे करंट कितनी जाएगी, 4/7 एम्पियर। चलिए देखें नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन अपने पास में जो है वो है रे ऑप्टिक्स प्लेन मिरर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपको गिवन है इनफाइनाइट, अच्छा ये तो बेसिकली अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे एन इन्फाइनेटली लॉन्ग अपने पास में वायर है, केप्ट अलोंग जेड एक्सिस -z से +z, इन्फाइनाइट लेंथ का वायर गिवन है, और ये गिवन है हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी 10/9 नैनो कूलम पर मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at 0.68 10 सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा वायर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इन्फाइनाइट लेंथ से 2k λ/r। r बेसिकली वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो वायर अपने पास, ये तो जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो XY प्लेन में कहीं पे आएगा। तो ऐसा करें कि XY प्लेन में अगर इसको बनाना चाहें तो ऐसा बना लेते हैं हम कि ये मान लीजिए अपने पास में हमने X एक्सिस कंसिडर की, ये Y एक्सिस, और ये अपने पास में बाहर की तरफ कंसिडर कर लेते हैं, अंदर या बाहर Z एक्सिस। तो पॉइंट अपना कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ अगर राइज करेंगे तो Z कोऑर्डिनेट फिर 10 आ जाएगा, तो ये कुछ इस वे में रहेगा। तो इससे जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी, ये वाली डिस्टेंस होगी, जिसमें ये कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है और ये 8 है। तो एक्चुअल में ये अपने पास में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.1 मीटर, ऐसा आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिएगा आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो ई कितना हो गया 2k लैम्बडा बाई आर, यहाँ से ई की वैल्यू हो गई है 2k लैम्बडा बाई आर, और आर हमने कैलकुलेट कर लिया कितना होगा 0.1, तो ये कितना 0.1, एक मिनट, हाँ 0.1। तो 2k की वैल्यू 9 × 10⁹ लैम्बडा 10/9 नैनो कूलम, ये क्वांटिटी 10/9, और यहाँ पे जो वैल्यू, अच्छा नैनो कूलम था तो -9 करना पड़ेगा अपने को, 10 नहीं -9, और यहाँ पे आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये कितना हुआ देखिएगा, ये पावर्स जो हैं ये इसको कैंसिल कर गई, ये पावर इसको कैंसिल कर गई, उसके बाद 9 इसको कैंसिल कर जाएगा, 2 × 10 20/0.1, तो ये 200 अपना आंसर आना चाहिए फिर इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, ये अपने पास में प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ये क्लियर है कि आपको, इसमें ध्यान रखिएगा डिस्टेंस हमें जेड एक्सिस के लॉन्ग वायर रखा है, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस आएगी वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये वाला डिस्टेंस निकल के आएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट में गिवन है आपको, अ फ्लोरेसेंट लैंप ऑफ लेंथ 1 मीटर इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली एट डेप्थ 1.2 मीटर बिलो ए सीलिंग। A plane mirror of length 0.6 meter placed below the lamp parallel and symmetric to the lamp at distance 2.4 meter from it. The length of reflected patch of light on ceiling is, तो ऐसा रखा हुआ है, ये तो फ्लोरेसेंट ट्यूब रखा हुआ है, इसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ अपने पास में 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 0.5 इधर हो गया और 0.5 इधर हो गया, और मिरर जो रखा हुआ है वो 0.6 मीटर का, इसके सिमेट्रिक ही ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसके सिमेट्रिक देखेंगे तो ये 0.3 यहाँ तक का डिस्टेंस और इधर भी 0.3 यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे मैक्सिमम अपने को कैलकुलेट करना है, तो रिफ्लेक्टेड पैच में देखिएगा यहाँ से अगर देखेंगे तभी अपने पास, जैसे इस वाले एंड से इस वाले एंड पे आएगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम आएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा तो दूर जाएगी, तो हमें फारदेस्ट वाले कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ की लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे जा रही है और यहाँ की लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी, तो किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा पार्ट तो सिमेट्रिक ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये डिस्टेंस से समझ आ गई आपको, ये 0.6 टोटल था, ये 1 मीटर था, ये डिस्टेंस अपने को गिवन है 1.2 मीटर और ये गिवन है 2.4 मीटर, ठीक है 1.2 मीटर बिलो द सीलिंग ये वाला। फिर देखो अब यहाँ पे अगर देखें तो इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये यूज कर रहे हैं हम और दूसरा ट्राइंगल ये वाला यूज कर रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल है वो आई है। तो यहाँ से अगर देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मैक्सिमम व्हेन रे फ्रॉम पॉइंट ए स्ट्राइक्स डी और फ्रॉम पॉइंट बी स्ट्राइक्स सी, यही है। तो यहाँ पे कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई एफ इन ट्राइंगल्स। तो 10 आई कैलकुलेट किया, यहाँ से कितना होगा 0.5 + 0.3, तो ये 0.8 डिवाइडेड बाई दिस 2.4, उधर से कितना हो जाएगा 10 आई एफ ई डिवाइडेड बाई 2.4 + 1.2, ये वैल्यू आ गई, एफ ही यहाँ से आ गया 1.2, तो ये डिस्टेंस आ गई 1.2। अब देखो ये 1.2 है, ये कितना है, ये 0.3 है, ये भी कितना होगा 0.3 होगा, तो 1.2 + 0.3 ये हो गया 1.5, तो इधर वाले पार्ट में अपने पास में 1.5। सिमिलर वे में जब ये यहाँ से लाइट अपने पास में इधर आएगी तो इधर भी ये टोटल जो बनेगा ओ से इधर वो कितना होगा 1.5, तो टोटल शैडो का लेंथ या जो रिफ्लेक्टेड पैच अपने पास में होगा वो कितना होगा 3 मीटर होगा, ये समझ गए। ये ध्यान रखो ये टोटल 1 मीटर था, ये 0.6 ही था, ये 0.3 है, थोड़ा पार्ट इधर बचा हुआ होगा। तो यहाँ से हमने जब ये ट्राइंगल कंसिडर किया वो तो ये वाला ही वो 1.5, अब ये 0.3 बचा हुआ है, ये वाला पार्ट भी देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देर आर 2 प्लेन मिरर्स विद reflecting surfaces facing each other. Both the mirrors are moving with speed v away from each other and a point object is placed between the mirrors. The velocity of image formed due to nth reflection कितना होगा। तो यहाँ पे किसी एक मिरर से रिफ्लेक्शन कंसिडर करें, वो फिर दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, एंड सक्सेसिवली रिफ्लेक्शंस चलते रहेंगे और हमें एंड रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो शायद इसमें कुछ एक पैटर्न बन जाएगा, उस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में ऐसा कंसिडर किया हमने कि ये मान लीजिए, देखो ये ध्यान होना चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वी से तो इमेज वी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, बट जब मिरर को वी से मूव करते हैं तो इमेज सेम डायरेक्शन में 2v से आगे जाती है। ये पता होना चाहिए प्लेन मिरर में
अगर ये नहीं पता है तो एक बार हम अपने नोट्स को देखें। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, जैसे एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जो मैंने बोला कि मिरर मूव करने से सेम डायरेक्शन में 2v से और ऑब्जेक्ट के मूव करने से अपोजिट डायरेक्शन में v से। अब यहाँ पे फर्स्ट केस हमने देखा, इस वाले केस में देखिए यहाँ पे, तो ये फर्स्ट इमेज बना दी हमने कि फर्स्ट इमेज जो ऑब्जेक्ट की इसमें जो बनेगी वो कितनी 2v से। अब ये वाले जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसमें मिरर भी मूव कर रहा है और अपने पास में जो ऑब्जेक्ट इसके लिए है वो भी मूव कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मिरर m1 में जो इमेज बनेगी तो m2 से एक डायरेक्ट बना दी। अब उस इमेज की इमेज इसमें देख रहे हैं हम, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए इसमें हमने कंसिडर किया है जो लेफ़्ट डायरेक्शन है, राइट को मतलब पॉजिटिव ले लिया तो लेफ़्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, नेगेटिव पुट किया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो 2v यहाँ पे पुट किया, तो कितना हो गया -4v आ गया। अब क्या होगा, ये 4v वाली इमेज नेगेटिव 4v, नेगेटिव ये डायरेक्शन था तो मतलब इमेज इधर की तरफ 4 टाइम्स v से चल रही होगी। फिर ये जो 4 टाइम v से चलती है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो अब ऐसा होगा कि ये 4v से चल रहा है, ये मिरर हो गया, तो फिर से लगाया 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 4v इन लेफ्ट डायरेक्शन वाइल मिरर इज मूविंग विद v इन राइट डायरेक्शन, राइट वार्ड। जो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 टाइम्स v माइनस माइनस ये नेगेटिव है, राइट को पॉजिटिव लिया तो 6v। तो देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में कितना हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में 2v, सेकंड रिफ्लेक्शन ये हुआ था इसमें 4v, थर्ड रिफ्लेक्शन पे कितना हो गया 6v। तो सिमिलर वे में एक पैटर्न बन गया अब कि 2v 4v 6v। इस तरीके से अगर मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे 1 इंटू 2 इंटू वी, सेकेंड रिफ्लेक्शन पे 2 इंटू 2 इंटू वी, फिर अपने पास थर्ड पे 3 इंटू 2 इंटू वी, तो दैट मीन nth रिफ्लेक्शन पे n इंटू 2 इंटू वी, तो 2nv आ जाएगा। क्लियर है। एक और चलिए सेमीकंडक्टर का यहाँ पे क्वेश्चन है, एज्यूमिंग आइडियल डायोड ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ सर्किट। इस सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये 20 साइन ओमेगा टी गिवन है, एक रेजिस्टेंस गिवन है, कुछ यहाँ पे भी होगा, एक डायोड गिवन आइडियल है और 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। देखो ये अपने पास 5 वोल्ट की बैटरी लगी, तो जब तक यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तब तक इसको फॉरवर्ड नहीं होने देगा, तो ये ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो ये अपने पास जब ऐसा होगा, अगर जब ये डायोड ओपन हो गया तो फिर क्या होगा, जितना हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच में आएगा। दैट मीन्स जितना इनपुट होगा अपने पास उतना ही आउटपुट होगा, बिकॉज करंट तो यहाँ पे कुछ फ्लो नहीं करेगा। तो इन दैट केस ये टर्मिनल्स ओपन है अपने पास में। अगर यहाँ पे हम 1 वोल्ट लगाते हैं तो यहाँ पे भी कितना होगा 1 वोल्ट ही रहेगा। तो आउटपुट बेसिकली इनपुट के अकॉर्डिंग ही वेरी करता रहेगा इस तरीके से। बट जैसे ही 5 वोल्ट होगा उसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया तब क्या होगा, यहाँ का फिक्स हो गया अपने पास कितना 5 वोल्ट, बैटरी शॉर्ट हो गई, सॉरी डायोड अपने पास में शॉर्ट हो गया, बैटरी काम करने लग जाएगी और यहाँ का पोटेंशियल फिक्स हो गया 5 वोल्ट ही रहेगा। तो इधर से ये सोर्स वोल्टेज अपने पास 6 7 8 9 10 20 तक जाएगा, देन ये स्टिल कितना रहेगा अपना 5 वोल्ट ही रहेगा, बिकॉज इन दो पॉइंट्स में ये तो अपने पास शॉर्ट हो गया और ये 5 वोल्ट की बैटरी सीधे लगी हुई है 5 वोल्ट। फिर जैसे ये ड्रॉप होगा 5 से बिलो, 4 हो गया 3 हो गया, तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो फिर से जितना इनपुट उतना आउटपुट। ये नेगेटिव साइकिल आएगी, मान लीजिए हमने -10 लगाया कि अगर ये 0 है ये -10 है, तब भी ये रिवर्स बायस में है, तो ये ओपन रहेगा तो फिर जितना इनपुट उतना आउटपुट। तो फिर इस टाइप से मतलब नेगेटिव साइकिल तो कंप्लीट आ रही है। पॉजिटिव में क्या होगा 0 to 5, ये 5 to 0, वो तो जैसा इनपुट है वैसा रहेगा। 5 से 20 होके वापस 5 होगा, उसमें बेसिकली क्या होगा फ्लैट लाइन बन जाएगी। तो इस टाइप का कुछ आउटपुट इसका होना चाहिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।